जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जीएस के कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो विभिन्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे जेएसएससी की बात किया जाए, उत्पाद सिपाही की बात किया जाए या जेपीएससी की, कोई भी वनडे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और संभावित प्रश्नों में से गिना जा सकते हैं, क्योंकि ये आए दिन यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे। 1921 की बात कर रहे हैं और 1921 में हम लोग उस टाइम हड़प्पा सभ्यता की खोज कर रहे थे। तो इसी क्रम में उसका जो विभागीय अध्यक्ष थे वो हम लोग का जॉन मार्शल थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते फिर दूसरा प्रश्न है कि 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में 1921 में जो दयाराम साहनी ने खोज किए थे वो हड़प्पा सभ्यता को ही खोज किए थे। तो सबसे पहले कौन किए? दयाराम साहनी ने। कौन सी जगह? हड़प्पा में। देखिए, जो खोज करता है ये पूरा कौन कहाँ किसको खोजा कैसे खोजा इतना जानना नहीं है। हम लोग को पहले का 2-3 पॉइंट जानना है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका राखालदास बनर्जी था, राखालदास बनर्जी, और हड़प्पा का दयाराम साहनी। कम से कम 2 हम लोग को याद रखना है। आगे चलते फिर तीसरा प्रश्न है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। अशोक उस टाइम राजा नहीं बना था, शासक नहीं था, उस टाइम शासक थे बिंदुसार। बिंदुसार के शासन काल में जब तक्षशिला में विद्रोह शुरू होती है तो उस टाइम उसको कंट्रोल करने के लिए अशोक को भेजता है। किसको? अशोक को भेजता है, मतलब अपने शासक बनने से पहले। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन से शासक को शासन बनने से पहले वो विद्रोहियों को दबाने के लिए बाहर भेजा गया था। तो कौन होगा? अशोक। कौन भेजा था? बिंदुसार ने। और ये कहाँ गए थे ये लोग? तक्षशिला। आगे चलते फिर चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी ना, तो देखिए बिंदुसार तो नहीं है। बिंदुसार अशोक के पहले शासक थे, तो बिंदुसार नहीं है। अब देखिए राहुल की बात आ रहा है और कुणाल की। तो एक्चुअली अशोक का जो उत्तराधिकार हुए हैं वो कुणाल हुए हैं। कौन? कुणाल। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। आगे चलते फिर किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो बौद्ध धर्मों के लिए जो विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं वो हम लोग का धर्मपाल करते हैं। कौन? धर्मपाल। ये पाल वंश के शासक है। संस्थापक पाल वंश की देखा जाए तो गोपाल है। गोपाल पाल वंश के संस्थापक है, लेकिन धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं। इसी टाइम जब नालंदा विश्वविद्यालय की भी बात आती तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किए हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों को जो मतलब नष्ट किया वो कुतुबुद्दीन खिलजी था। कौन थे? कुतुबुद्दीन खिलजी। आगे चलते फिर इसमें महाजनपद और उसकी राजधानी, टोटल महाजनपद 16 है। तो हमें 16 के 16 महाजनपद याद करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 8-10 ऐसे महाजनपद है उसको याद रखना जरूरी है, जिससे हम लोग एलिमिनेट कर सकें। समझ रहे हैं? तो इनमें से कुछ याद रखना जरूरी है। तो जैसे कि गंधार है, सुरसेन है, वत्स है, कौशल है। तो ये सबको एक बार देख लेना है। तो इसमें जो हम लोग का है जो गंधार है, गंधार तक्षशिला में है। गंधार जो ही हम लोग महाभारत में जिस गंधार का नाम सुने हैं वो तक्षशिला में है। तो 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4, 1 का 4 देखिए ये वाला है, ये भी है, ये भी है। बी कट गया, बी तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं सुरसेन। सुरसेन का मथुरा है, ये याद रखना है हम लोग का, सुरसेन का मथुरा। तो सुरसेन का मथुरा मतलब बी का 1। तो बी का 1 ये पहला वाला चल रहा है और
बी इक्यावन इसमें और इसमें है, तो डी भी कट गया। अब देखिए 50-50 का गेम है, मतलब ये सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा है। बस यहाँ कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता ही है। अब देखिए या तो ए होगा या फिर सी होगा। अब आगे देखते हैं फिर तीसरा में क्या है, वत्स। वत्स जो है, वत्स हम लोग का कौसम्बी क्या है, तो सी का टू इसमें भी सी का 2 है। अभी तक पता नहीं चल रहा है कि क्या सही होगा। अच्छा सॉरी ये C3 है ना, तो ये तो पहले कट गया था ना, ये भी कट गया। तो अब थर्ड वालों को मिलाना, मतलब जो चौथा है उसको मिलाना जरूरी नहीं है। इसका आंसर हो गया 6 का ए। आगे चलते हैं, अपने अनुसार 6 प्रश्न जो है नंबर इसका है। इसमें देखिए कि इसमें भी जो लेखक है और उसके साथ उन्होंने कौन सा लिखे हैं, उनकी जो अपनी ग्रंथ है उसके बारे में है। तो विशाखा दत्त का जैसे हम लोग को पता है क्या लिखा है, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस, वो क्या है, एक नाटक है, ठीक। तो मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस एक नाटक है। तो नाटक मतलब 2 है, तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए का 2 इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए का 2 बी और सी में से कोई एक होगा। बी में देखिए बराहमिहिर जो है ना, ये खगोल विज्ञान थे। कौन थे, खगोल विज्ञान, बराहमिहिर खगोल विज्ञान थे, वैज्ञानिक। तो बी का 3 जिसमें है, बी का 3 इसमें है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसमें भी है लेकिन वो पहले राउंड में ही हट चुका है, तो उसका कोई देखना ही नहीं, तो एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग को एलिमिनेट करते हुए बनाना है। जीएस एकदम इजी वे में पढ़ेंगे तो कोई टेंशन नहीं, आराम से बनेगा, ज़्यादा टेंशन और हड़बड़ा कर नहीं बनाना है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। देखिए सबसे पहले की बात करते हैं तो मेगास्थनीज हम लोग का आया कब है, ये हम लोग का मौर्य काल में आया है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम आया है, मतलब गुप्तोत्तर काल में आ रहा है, ठीक, मतलब बहुत बात। फाहियान आ रहा है हम लोग का चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम, मतलब ये गुप्त काल में। इत्सिंग ह्वेनसांग फाहियान के बाद इत्सिंग आया है, तो इसका मतलब है कि मेगास्थनीज जो आया है वो सबसे पहले है, तो आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया। तो ये सब अगर थोड़ा बहुत अगर हम लोग को बेसिक चीज़ आइडिया अगर हम लोग रहे तो उसको हम लोग कोरिलेट करके अच्छा से 100% सीओ के साथ प्रश्न को हम लोग आंसर दे सकते हैं। बस हम लोग को समझना है, थोड़ा बहुत याद रखना है, और याद एक दिन में नहीं आएगा, उसको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। मंदिर निर्माण शैली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अभी ये पल्लव वंश के जो मंदिर स्थापत्य शैली है वो वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो पल्लव काल का भले उसका राजा कौन थे नहीं थे इतना ना देखें, लेकिन उनकी जो मंदिर कला है उसको देखना जरूरी है, वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मंदिर निर्माण शैली में देखा जाए तो इसमें क्या है कि इसको मिलान करने की कौन सी निर्माण शैली कौन से शासक ने शुरू किया, और वहाँ पे जो शासक ने शुरू किया कमोबेश वही नाम अपना निर्माण शैली में भी रखा गया है, तो इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो महेंद्र वर्मन से महेंद्र वर्मन शैली हो जाएगा, तो जैसे पहला वाला हो गया, तो एक का ए हो गया, एक का ए मतलब ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन बी तो नहीं होगा क्योंकि 2 है इसका। दूसरा देखिए बी में क्या है, मम्मल शैली जो है ये नरसिंह वर्मन का है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उसका मम्मल शैली है, ठीक। और नरसिंह वर्मन द्वितीय का है राजसिंह शैली, तो ये दोनों हम लोग का इसमें हो रहा है, तो ये एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस चीज़ों को समझना है, उसको अरेंज करना है, और चीज़ों को समझने के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ना है। जैसे कि अभी जो कला और संस्कृति में है वो पढ़ लो। दक्षिण भारत में कम से कम 2 चैप्टर को अच्छा से करना है, एक चोल 3 चैप्टर, एक चोल, संगम और पल्लव, कम से कम 3 चैप्टर अच्छा से करना है।
बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? द्वैत शासन का मतलब होता है दो तरफा, एक कंपनी चलाएगी और एक नवाब लोग चलाएंगे। तो ये जो शुरुआत होती है बक्सर युद्ध के बाद, और बक्सर युद्ध कब होता है? 1764। तो इसका आंसर 1764, लेकिन ये 1793 तक चलता है। लेकिन 1793 नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद वो पूरी कंपनी के हाथ में आता है, फिर वहाँ द्वैत शासन खत्म हो जाता है। तो ये वाला देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। बक्सर युद्ध होता है 1764 में और उसके बाद से लागू होता है। तो मतलब 1765 जब इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद से लेकर रेगुलेटिंग एक्ट के पहले तक बंगाल का द्वैत शासन काल माना जाता है। ठीक, आगे चलते फिर। हर एक चीज़ को जब कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम लोग को फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो जब मुगल शासक ज़्यादा ही उत्प्रेरित कर रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह मतलब 10वें गुरु, उन्होंने अपना एक पत्र लिखता है फारसी भाषा में मुगलों को, जिससे उस जो लिखा पत्र है उसी को जफरनामा कहा गया। और एक कौन से गुरु है? एक गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां गुरु है। कितने नंबर का है? 10वां। 9वां गुरु कौन है? GTB गुरु तेग बहादुर 9वां। और पहला कौन है? गुरु नानक। तो कम से कम पहला, दूसरा और अंतिम याद रखना जरूरी है। आगे चलते फिर। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा जो था इसका उन्मूलन हम लोग को विलियम बेंटिक ने किया है। कौन? विलियम बेंटिक। इसी के टाइम में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया है। कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय सिविल सेवा के जनक माना जाता है। डलहौजी के टाइम अगर देखा जाए तो वेलिजेली की सहायक संधि, वेलिजेली की सहायक संधि डॉल्हिन के टाइम है। रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में जब हम लोग को जानकारी रहेगी तो 100% आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को गवर्नर जनरल जो है जो उसका पूरा विस्तार एक बार पढ़ लेना है आप लोगों को, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आता है, जनरली आता है, अगर आया तो फिर छूटना नहीं चाहिए। विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नाते, ये 1857 का जो सिपाही विद्रोह है उससे रिलेटेड है। तो देखिए मेरठ है, दिल्ली है। देखिए कुछ याद हो या ना हो, दिल्ली तो याद होना चाहिए। और दिल्ली कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। तो बी का 2 देखिए कहाँ कहाँ पे है। बी का 2 इसमें है, और इसमें है, और इसमें है। बी और डी, ए तो नहीं होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। इस टाइप से एलिमिनेट करना है। अब देखिए खान बहादुर खान का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग का बरेली से है। तो देखिए मेरे को बस 2 ही याद था, तो दोनों से ही मेरा आंसर निकल गया। अगर बाई चांस अगर और याद नहीं होता, यहाँ से नहीं होता, फिर और देखना पड़ता। इसलिए कम से कम कोई भी टॉपिक उसमें से डेटा अगर है तो 5-6 डेटा याद रख लीजिए, बाकी उसी से पता चल जाएगा, उसी से एलिमिनेट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बुक में हर एक चीज़ को कंठस्थ किया जाए, कुछ चीज़ों को कंठस्थ कीजिए और उसी से फिर एलिमिनेट करके आंसर निकालना है, क्योंकि यहाँ मेहनत की नहीं, यहाँ स्मार्टनेस की ज़रूरत है। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? हमें पता है कि जो कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन होता है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो बम्बई में है वहीं पे हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये पहला वाला ही। आगे देखिए इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, इसके प्राचार्य नहीं थे, इसके छात्र तो नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस लिए, किस काम के लिए? अगर इसको देखा जाए
तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए, हाँ, राज्यों के पुनर्गठन के लिए हम लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल महत्वपूर्ण है। तो इनसी ने मतलब जितने भी 552 के आसपास जो देसी रियासत था, उसमें से 3 देसी रियासत को छोड़कर लगभग सबसे साइन करवाए थे। और 3 कौन कौन थे? एक जूनागढ़ था, कश्मीर था, और एक हैदराबाद, निजाम का हैदराबाद। 3 ऐसे देसी रियासत था जिनको नहीं करा पाए थे, लेकिन बाकी सबको कराए थे। तो इसका ये सही है, ये सही है, ठीक है। ये तीनों में है, मतलब इसमें हम लोग नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। लो पुरुष बोल रहे हैं, लो पुरुष बोल रहे हैं, ये सही है। तो 2 सही है, 2 इसमें नहीं है और बी में भी नहीं। इसका मतलब है या तो ए होगा या फिर सी होगा। अब 1 और 2 दोनों में सेम है, तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं। तीसरा पे डिपेंड करेगा कि आखिर क्या है। देशबंधु, तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। CR दास को देशबंधु कहा जाता है। तो इसलिए 3 नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, 15 का ए। आगे चलते फिर 16वां प्रश्न है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 की जो उस टाइम जिन्होंने संविधान की बात करते हैं वो हम लोग के M.N. रॉय थे। कौन थे? M.N. रॉय। सबसे पहले अगर किसी ने ब्रिटिश सरकार से संविधान की मांग किए हैं तो M.N. रॉय ने मांग किए हैं संविधान बनाने के लिए। उसके बाद फिर कांग्रेस ने मांग किए, तो इस तरीके से चला। लेकिन सबसे पहले कौन है? M.N. रॉय है। ये वामपंथी दल के नेता थे M.N. रॉय। ठीक, आगे चलते फिर। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक मूल भारतीय संविधान। जब भी मूल बोलेगा तो डायरेक्ट हमको उस क्षण की पढ़ाई करनी है, उस क्षण के बारे में याद करना है जहाँ पे कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। तो मूल भारतीय संविधान, तो मूल भारतीय संविधान में देखिए प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य तीनों हैं। ये पहले में ही मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब है ये नहीं है कि बाकी सब भी नहीं देखना है, उसको भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे। देखिए धर्मनिरपेक्ष दोनों में है, और धर्मनिरपेक्ष हम लोग 42वें संविधान संशोधन के तहत लाए हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को। तो ये तीनों में जो है ये मूल संविधान में नहीं था। तो जाहिर सी बात है जब तीनों नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आंसर ए होगा। अगर पहले ऑप्शन में ही अगर आपको आंसर मिलता है फिर भी आपको कंफर्मेशन के लिए बाकी ऑप्शन को भी देखना जरूरी है, ठीक है ना। आगे चलते फिर। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मतलब मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। जो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से? USA से हम लोग लिए हैं। तो एक्चुअली इसका आर्टिकल 12 से 35 है ये है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर याद रखते हैं 14 से 32। ये नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, 12 से 35। ठीक, आगे चलते। मूल अधिकार USA से लिए हैं। कमेंट करके आप लोग को ये बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया है। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है इस सीरीज में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल संविधान में इसका कहीं पे भी कुछ भी जिक्र नहीं था। 42 अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, उसमें मौलिक कर्तव्य को लाया गया है। और ये जो DPSP है उसके बाद 51 का ए में रखा गया है। एक ही संविधान है, एक ही अनुच्छेद है, लेकिन उसमें 11 पॉइंट है अभी वर्तमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते फिर। मौलिक कर्तव्य USSR से लिया गया है, सोवियत संघ रूसिया वाला। सरकारिया आयोग, ये सरकारिया आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों से संबंधित। केंद्र और राज्य संबंधों में सबसे ज़्यादा ये फेमस अगर है तो राज्यपाल के जो विवादित मामला होता है उसके बारे में सबसे ज़्यादा ये फेमस है, सरकारिया आयोग। आगे चलते फिर। हाँ चलिए मिलान करते हैं। अच्छा, जो आप लोग को टॉपिक दिया तो वहीं पे है।
मौलिक अधिकार मिलाना है USA, मतलब एक का चार तो बाबा सब में सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हम लोग का आयरिश संविधान, मतलब बी का थ्री मतलब 2 बज रहे, तो A और D गया। अब C में ये करे क्या है, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। देखिए केंद्र राज्य संबंध जो है ना वो हम लोग का कनाडा से होगा, और कनाडा कहाँ पे है, कनाडा 2 में है, तो D का 2, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा B। ठीक ना, ये सब कुछ याद रखना होगा ताकि वहाँ से आराम से कोरिलेट कर सकें। किस राज्य के राज्यपाल से संबंधित, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अंडरलाइन, सही नहीं है। ये सब अंडरलाइन करना जरूरी है, नहीं तो हाँ पता ही नहीं चलेगा कि सही नहीं है पूछ रहा है या सही है पूछ रहा है। तो इसको जानने के लिए अंडरलाइन या समझना जरूरी है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल होता है, 5 वर्ष तक रह सकते हैं। हाँ, अगर राष्ट्रपति अपना प्रसाद पर्यंत इसको कहीं चेंज नहीं करेगा तो 5 साल तक बेशक रहेगा, कोई डाउट नहीं है। ये राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। ये 7वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान लाया गया, ये सही है। देखिए अगर 3 सही है तो ऑटोमेटिकली चौथा क्या होगा, गलत। वैसे भी पढ़ देते हैं कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उस पद से हटाए जाने पर, ये नहीं, विधायिका कोई रोल नहीं है, गवर्नर को हटाने के लिए विधायिका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए सी गलत है। आंसर क्या मांग रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ गया, आगे चलते फिर। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दल बदल जो आप लोग सुनते हैं ना, ये 10वीं अनुसूची का ही काम है। कहाँ पे है, बी में। पढ़ाई ऐसा करना चाहिए कि ऑप्शन को देखना ना पड़े, बल्कि ऑप्शन को खोजना पड़ेगा कि ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन नंबर पे है, ये इसका आंसर ये है और इसका ऑप्शन कौन सा है वो खोजना पड़ेगा, तब लगेगा कि हाँ तैयारी हुआ है। तो तैयारी ऐसा कीजिए कि ऑप्शन को देखना ना पड़े, बल्कि ऑप्शन को खोजना पड़े कि कौन से नंबर पे है। ठीक ना, आगे चलते फिर। इसको आकार के क्रम में सजाना है और कौन सा अवरोही क्रम में है, मतलब बड़े से छोटे। तो इस क्रम में अगर देखते हैं तो हम लोग का बृहस्पति सबसे बड़ा है, सही है। शनि उसके बाद ये भी सही है। अरुण और वरुण में कन्फ्यूजन नहीं होना है, उनके आकार के अनुसार अरुण पहले आता है, आकार के अनुसार अरुण पहले आता है, फिर वरुण आएगा। तो अरुण ये जा रहा है, अरुण आ रहा है ना पहले, अरुण के बाद वरुण और उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी। तो यहाँ तक ये आ जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है स्थिर माइंड में, बाकी सब सही बन जाता है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन सा है। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल रीजन, ग्रासलैंड एंड सब ट्रॉपिकल। तो ये दोनों में से 2 टाइप का घास का मैदान है, ग्रासलैंड, उनमें से कौन सा ट्रॉपिकल है ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है हम लोग का कैंपस और स्वाना। कैंपस और स्वाना जो है हम लोग का उष्णकटिबंधीय है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैंपस और स्वाना। 1 और 3 मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक। और बाकी जो है हमको पंपस और एस्टेपी, ये एस्टेपी तुल्य ऐसे ही पता चल रहा है कि एस्टेपी तुल्य वो हम लोग का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर चला जा रहा है, तो वो होगा ही नहीं। तो 25 का बी। आगे चलते फिर। सुमेलित नहीं है, इसको अगर सुमेलित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड, ये सही है, तो ये सही है। आगे अगर देखते हैं अर्जेंटीना में पंपस, ये भी सही है।
ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये भी सही है, लेकिन ब्राज़ील में लोनस नहीं है, ये गलत है। ठीक, तो जो ब्राज़ील में है हम लोग का कैंपस। कौन सा है? कैंपस, ब्राज़ील में, तो इसलिए गलत हो जाएगा। लोनस जो है ये स्पेन में है। ठीक, तो ब्राज़ील का कैंपस और लोनस स्पेन का है, तो इसलिए कौन सा गलत है? डी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते फिर, एशिया का प्रवेश द्वार हम लोग तुर्की को कहते हैं। किसको? तुर्की को कहते हैं। आगे चलते फिर है राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य, इसको हम लोग को मिलान करना है। तो इसमें अगर देखते हैं तो कांगेर घाटी जो है ये हम लोग का कांगेर घाटी जो है छत्तीसगढ़। हाँ, तो एक का ये सही हो रहा है और ये सही रहा है, बाकी ए और सी गलत हो रहा है। ठीक, और उसके बाद नागरहोल कर्नाटक में, मतलब बी का फोर किस में आ रहा है? बी में। तो इस टाइप से, इसलिए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए कुछ पॉइंट अगर सही से याद रखें तो उससे भी निकल जाएगा। जब इसको 2 मिल गया तो बाकी ये भी सही हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं, कुंगती हम लोग का हिमाचल में है और सुल्तानपुर हरियाणा में है, तो इस टाइप से आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम अगर देखें तो हम लोग को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का ये वाला। आगे चलते फिर, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या जो है हम लोग का सरयू नदी के तट पर है। किस पर? सरयू नदी के तट पर है। ठीक, आगे चलते फिर, फल्गु नदी हम लोग का झारखंड से जाती है, गंगा यमुना सब। यमुना में हम लोग का आगरा शहर है, गंगा में बड़े बड़े बनारस है और बाकी नदी पटना है, ये सब गंगा में है। सरयू में अयोध्या है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा एकत्रित जो किया जाता है वो NSSO करता है। कौन? NSSO। ये सब रट्टा मारना है। नेशनल सर्वे ऑफ सैंपल इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है नाम। ठीक, आगे चलते फिर, NSSO। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर कॉस्ट पर होता है, उत्पादन लागत पर। नेट नेशनल NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मुद्रास्फीति भी रहेगा और मंदी भी, मतलब दोनों। तो ऐसे एक ही सिचुएशन में होता है जो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। जैसे कोरोना के टाइम क्या हुआ था? मंदी भी आ गया था और मुद्रास्फीति भी हो गया था, तो ये इसी टाइम पे होता है, इस टाइप से सिचुएशन। ये इसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मंदी भी रहे और महंगाई भी रहे। आगे चलते फिर, ये फिर से हम लोग का आर्ट एंड कल्चर का है। कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक, ओडिशा। कथक जो है हम लोग का उत्तर प्रदेश का है, तो सी का टू सिर्फ एक ही में है, इसी से आंसर आपका पूरा निकल गया। तो इसलिए सी का 2 देखिए उत्तर प्रदेश में, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 34 का। ये करंट अफेयर्स से संबंधित है, ये सब तो रट्टा मानना होगा तभी जाके बनेगा। और करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसको कम वेटेज दीजिएगा तो भी चलेगा। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मैं अगर लिखूँगा या लिखता हूँ तो इसमें कम ही वेटेज दूंगा, कम ही टाइम दूंगा, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर, ये हम लोग का रोनाल्डो है। कौन? रोनाल्डो। तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी प्रश्नों को हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।